So, Bismillahirrahmanirrahim. We are meeting for today's second session and all over sixth session, छठा session ये हमारा है online classes का. तो बेटा in last session we were discussing about the concepts attributing causality. अच्छा, उसमें बेटा हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे. अब हम 5वें पॉइंट्स पर आते हैं. नंबर 5, spouses answers correlate with marriage satisfaction. यानी बीवी और शोहर इन दोनों को स्पाउस कहते हैं. वो एक दूसरे को कैसे जज करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपको पता है हर बंदे की जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो अलग अलग होती है. अगर शादी को कुछ महीने या कुछ दिन हुए हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो होगी, कुछ महीने हुए हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो होगी, कुछ साल हो गए हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो होगी. तो आपकी जो है एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अगर आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई है यानी आप 100% सेटिस्फाई हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ और होगी. आपका जो यानी शोहर है या बीवी है उसकी बिहेवियर को आप किस तरह से नेगेटिवली जज करेंगे या पॉजिटिवली जज करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी होगी. अनहैप्पी कपल्स यूजुअली ऑफर डिस्ट्रेस मेंटेनिंग एक्सप्लेनेशंस. यानी वो कपल्स जो अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस कैसी होती हैं, डिस्ट्रेस मेंटेनिंग, यानी वो मायूसकुन उनकी एक्सप्लेनेशन होती हैं. उनसे अगर उनके हस्बैंड या वाइफ के मुतालिक कोई उनके किसी बिहेवियर के मुतालिक कोई जजमेंट लेंगे तो उनकी एक्सप्लेनेशन जो होंगी वो डिस्ट्रेस मेंटेनिंग होंगी, यानी उनमें से मायूसी छलक रही होगी. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लेट बिकॉज शी डज नॉट केयर अबाउट मी. यानी अगर शोहर है उसको खाना लेट, अगर कोई शोहर है उसको है उसके लिए वो क्या जो है अपनी राजा क्योंकि क्योंकि कोई रिपोर्टिंग राजा के घर में लेकिन हैप्पी कपल मोर एक्सटर्नलाइज शी वाज हेवी ट्रैफिक. यानी कपल हैप्पी है, अगर कपल हैप्पी है तो वो किस तरह की एक्सप्लेनेशन देगा, वो ये कहेगा कि वो जो लेट हो गई है या वो हो गया है क्योंकि ट्रैफिक जैम थी इसी वजह से वो लेट हो गया है. नंबर 6, with positive partner behavior, their explanations similarly work either to maintain distress. He brought me flowers because he wants romance, or to enhance the relationship. He brought me flowers to show he loves me. यानी एक शोहर अपनी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आया है, उन फ्लावर्स लाने के बिहेवियर को वो कैसे जज करेगी. अगर वो यानी एक दूसरे के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, तो वो कहेगी कि वो मेरा शोहर जो है वो इसीलिए लाया है क्योंकि ही लव्स मी. लेकिन अगर उन दोनों की सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगी तो वो उसके उस फूल लाने वाले बिहेवियर को भी नेगेटिवली जज करेगी. पॉइंट नंबर 3, does a young boy who hates his classmates have a hostile personality, or
बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं मेरे पास मोबाइल में स्लाइड्स पड़ी, मैं वहां से शुरू करता हूँ। बेटा आप लोगों के पास अपने अपने मोबाइल होंगे तो उनमें कल जो मैंने स्लाइड्स भेजी थी वो पड़ी होंगी, आप वहां से ऑन करें प्लीज। हम स्टॉप नहीं करेंगे, वी विल कीप कंटिन्यू। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 6। with positive behavior, with positive partner behavior, their explanation similarly work either to maintain distress। अच्छा, ये पॉइंट डिस्कस हो गया था। पॉइंट नंबर 7 पर हम थे। Men are more likely than women to attribute a woman's friendliness to mild sexual interest, that misreading of warmth as a sexual command and example of misattribution। अच्छा बेटा, यहाँ पे मिस एट्रीब्यूशन की बात आ रही है। मिस एट्रीब्यूट यानी सामने वो बात हो ही ना और आप अपने माइंड में कोई और बात समझ बैठे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे मेल फीमेल को साथ में काम करना पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई औरत मुस्कुरा के बात करती है, अब उसके जो मुस्कुराने के बिहेवियर को वहां पे जो उसके कोलीग्स होते हैं वो मिसजज करते हैं। वहां पे जो उसके कोलीग्स होते हैं वो मिसजज करते हैं। ऐसा कोई बंदा होता है नेगेटिव, तो उसको मिसजज करता है। क्यों? उसकी यानी एक्सप्लेनेशन वैसी होती है। यानी शी स्माइलिंग तो शी माइट बी इंटरेस्टेड, तो इस तरह की एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं मिस एट्रीब्यूशन, यानी उस बंदे के या उस बंदी के बिहेवियर को मिस एट्रीब्यूट किया जाता है। मिस एट्रीब्यूशन को हम उर्दू में कहेंगे गलत माना देना। गलत माना देना। पॉइंट नंबर 7। अच्छा, पॉइंट नंबर 8। Misattribution is particularly likely when men are in positions of power। यानी मिस एट्रीब्यूशन कहाँ होती है? जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं, आपने वहां पे देखा होगा कि अक्सर जो है, जो खातून हरासमेंट का शिकार होती है या जो कभी कभी मेल भी हरासमेंट का शिकार होते हैं। ऐसे नहीं है फ़कत जो है वो अगर पावरफुल मेन है और जो औरत है वो लेस पावरफुल है वहां पे हरासमेंट हो सकती है। कभी कभी ये भी ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, अगर खातून जो है वो यानी पावरफुल है तो वो यानी अपने नीचे वाले किसी सबॉर्डिनेट को हरास कर सकती है। ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो हमेशा पावर डायनेमिक्स होता है, यानी जो ऊपर वाला होता है, पावरफुल होता है, ज्यादा ग्रेड वाला होता है, वो हमेशा अपने कम ग्रेड वाले को और जो दूसरा होता है सबॉर्डिनेट होता है उसको यानी कि वो हरास करता है, उसको मिसएट्रीब्यूट करता है। पॉइंट नंबर 8। Misattribution also help explain why the 23rd person of American women who say they have been forced into unwanted sexual behavior is 8 than the 20% of American men who say they have ever forced a woman into a sexual। यानी ये जो मिस एट्रीब्यूशन है ये इस चीज की अलामत है कि एक रिसर्च हुई अमेरिका में हरासमेंट पर, उसमें 23% खातून जो थी उन्होंने कहा कि हमें यानी कि हरासमेंट का शिकार बनाया गया। लेकिन अब 23% मेल होने चाहिए थे जिन्होंने हरासमेंट का शिकार यानी उनको किया, लेकिन जस्ट कितने परसेंट थे? 3% लोगों ने माना कि हाँ हमने इस तरह की हरकत की। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे यानी 20% थे, उन्होंने यही कहा कि नहीं हमने शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत सामने वाली साइड की तरफ हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मिस एट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी सामने वाले बंदे का वो बिहेवियर नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके उस बिहेवियर को मिस जज और मिस
एक्सप्लेन कर रहे हैं, मिस एट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। when we observe someone when we observe someone acting intentionally when we observe someone acting intentionally, we sometimes attribute that person's behavior to internal causes। यानी जब हम देखते हैं कोई बंदा इंटेंशनली कोई चीज कर रहा होता है, कोई बंदा कर रहा होता है, तो उसके इंटेंशन को देखते हुए हम हमेशा ये कहते हैं कि इस बंदे ये बंदा ये चीज कर रहा है क्योंकि यानी उसके पर्सन पे हम जाते हैं। फिर जब हम उसके इंटेंशन को देखते हैं, यानी कभी कभी सिचुएशन इतनी क्लियर होती है कि देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो है इंटेंशनली ये काम कर रहा है, तो उसके इंटेंशन को देखते हुए फिर हम उसकी सिचुएशन में नहीं जाते कि बंदे को ऐसा किया है, नहीं, हम उसकी पर्सनालिटी पे जाते हैं कि उसकी डिस्पोजिशन ही ऐसी है। बेटा इस पर्सनालिटी को हम डिस्पोजिशन का नाम भी देते हैं, यानी उसका जो अंदर का माहौल है वो है ही ऐसा, इसलिए। नंबर 11, a teacher may wonder whether a child's underachievement is due to lack of motivation and ability, a dispositional attribution, or to physical and social circumstances, a social attribution। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जो है अंडर अचीव कर रहा है। अंडर अचीव का माना है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत लो परफॉर्मेंस है उस बच्चे की। अब उस बच्चे की लो परफॉर्मेंस को टीचर कैसे जज करेगा? अब यार ये स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा जा रहा। अब अगर कोई स्टूडेंट है, अब अगर टीचर ये कहता है कि उसकी अंडर अचीवमेंट इसीलिए क्योंकि उसकी मोटिवेशन नहीं है, ये वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, तो हमने उसकी डिस्पोजिशन को उसका सबब करार दिया, यानी वो अंदर उसकी प्रॉब्लम उसके अंदर में है, ये बात हमने की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा यहाँ से तो क्लियर आनी चाहिए, मेरा माइक ऑन है। सर ये स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आ रही है बेटा अभी आवाज? सर आवाज आ रही। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई बच्चा है वो अंडर अचीव करता है तो उसकी अंडर अचीवमेंट को टीचर क्या जज करेगा? उसकी वो ये कहेगा कि उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम है, यानी मोटिवेशन नहीं है उसके पास, इसीलिए वो अच्छा काम नहीं कर रहा, या वो ये कहेगा कि भाई उसके जो माहौल है, घर में एक कमरा है, वहां पे काफी बच्चे रहते हैं, फैमिली बड़ी है, वो पढ़ नहीं पाता और हालात भी टाइट चल रहे हैं उनके, इसीलिए वो बच्चा बेचारा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो दोनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन वो देगा? ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो उसके मतलब क्या जजमेंट बनाएगा। अगर वो उसकी सिचुएशन पे जाता है तो यानी उसको थोड़ा सा लीनियंटली देगा, लेकिन अगर वो उसके पर्सनालिटी पे जाता है, नहीं उसके अंदर में मोटिवेशन की कमी है, इसीलिए फिर वो उसको थोड़ा सा टाइटली यानी कि ट्रीट करेगा। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है तीसरा कॉन्सेप्ट है आज का, वो है इन्फरिंग ट्रेड्स। इन्फरिंग ट्रेड्स यानी तमाम बेहतरीन कदम ट्रेड इन्फर करना, यानी आप क्या करते हैं, सामने वाले बंदे के बिहेवियर को देखकर उसका ट्रेट इन्फर करते हैं, यानी उसमें से ट्रेट निकालते हैं कि ये बंदा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, we often infer that other people's actions are indicative of their intentions and। सर ट्रेट का मतलब क्या है? बेटा ट्रेट कहते हैं खसलत को, एक कहते हैं ना भाई ये बंदा बड़ा गुस्सीला है, अब ये गुस्सा जो है वो आपका ट्रेट है। भाई ये बंदा जो है वो बड़ा सच बोलने वाला है, वो जो सच्चाई है वो उसका ट्रेट है। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, तो कहते हैं कि आप दूसरे लोगों के बिहेवियर को देखकर उनके मुतालिक ट्रेट इन्फर करते हैं, यानी उनके बिहेवियर से अंदाजा लगाते हैं कि उनके ट्रेट क्या हैं। नंबर 1, we often infer that
other people's actions are indicative of their intentions and dispositions. यानी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उनके काम काज से, यानी उनके बिहेवियर से, उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल एक ये जो हमारा प्यारा स्टूडेंट है जो हमारी स्क्रीन खराब कर रहा है, उसके बिहेवियर को देखकर आपके माइंड में कई तरह के ट्रेड्स आ जाते हैं कि वो कैसा है। तो आप लोगों के बिहेवियर को देखकर उनके मुतल्लिक जो है वो ट्रेड्स अखज़ करते हैं कि ये बंदा कैसा है, यानी द वे दे आर डूइंग, द वे दे आर बिहेविंग, आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि वो कैसे हैं। नंबर टू, अच्छा, if I observe Rick making a sarcastic comment to Linda, I infer that Rick is a hostile person. यानी आप देखते हैं कि एक जो स्टूडेंट है, कोई भी उसका नाम ले लें, वो दूसरे स्टूडेंट पर यानी कि नेगेटिव कमेंट करता है, सरकास्टिक कमेंट करता है। ये देखकर आप कहते हैं कि हाँ ये इस बंदे में गुस्सा बड़ा ज्यादा है। उसके कमेंट को देखकर आप उस बंदे की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं वो कैसा है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आप थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाएं। थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस, it specifies the conditions under which people infer traits. People infer traits यानी किस कंडीशन में लोग ट्रेड्स अखज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर टेल्स अस लेस अबाउट द पर्सन देन डज अनयूजुअल बिहेवियर। यानी बेटा दो तरह के बिहेवियर होते हैं लोगों के, एक होते हैं यूजुअल और एक होते हैं अनयूजुअल। एक होते हैं आम, दूसरे होते हैं खास। तो उन लोगों के जो आम बिहेवियर हैं, यूजुअल बिहेवियर है, यानी आमतौर पर वो चीज वो लोग जो रोजमर्रा की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, उन चीजों से आपको उनकी शख्सियत का अंदाजा नहीं होगा। उनकी शख्सियत में कौन से ट्रेड्स पाए जाते हैं आपको इस चीज का पता इस चीज का पता आपको उनके अनयूजुअल चीजों से चलेगा। बेटा इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बहुत बड़े काम की चीज है इंसानी मिजाज को समझने की, कि आप जो है किसी भी बंदे के मुतालिक जो ट्रेड्स अखज़ करते हैं वो आपको उस बंदे के आम यानी यूजुअल कहते कोई चीज जो रोजमर्रा की बुनियाद पे हैपन हो रही हो, तो आम उसका जो बिहेवियर है उसमें से आपको उनके ट्रेड्स का पता नहीं चल पाएगा। अगर आपको उस बंदे के ट्रेड्स का पता लगाना है, आपने उस बंदे के अनयूजुअल बिहेवियर को देखना है। अनयूजुअल बिहेवियर यानी एक बच्चा है, अचानक उसका कोई डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है, वो जो अचानक डिफरेंट हो जाना, उसमें से आपको उस बंदे के ट्रेड का पता लग सकता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर दूसरे लोगों की शख्सियत या उनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स का अंदाजा लगाना हो तो उनके यूजुअल बिहेवियर को मत देखें, बल्कि उनके अनयूजुअल बिहेवियर को देखें। फॉर एग्जाम्पल एक यानी कोटेशन भी है कि आमतौर पर लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन बंदे के असल पता तब चलता है जब वो गुस्से में आ जाए। जब कोई बंदा गुस्से में आ जाता है तो उसके असल शख्सियत का पता चलता है। गुस्से में, अब आम दिनों में क्या होता है, आम दिनों में ये होता है कि वो लोग अपने दरवाजे शख्सियत के बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन खास ये जब गुस्सा आ गया, गुस्से में क्या होता है, पूरा फाटक खुल जाता है, पूरा दरवाजा खुल जाता है, फिर उस बंदे के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें दिख रहा होता है। तो ये होता है अनयूजुअल, यानी अनयूजुअल हालात में ही आपको दूसरे लोगों के ट्रेड्स का पता चल सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इन एक्सपेरिमेंट्स एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी
James Ullman gave students statements to remember, such as the librarian carries the old woman's groceries across the streets. The students would instantly, unintentionally and unconsciously infiltrate. बेटा इन 4 लाइंस का ये मकसद है कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था जेम्स उलेमन। उसने स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट दी याद रखने के लिए कुछ दिनों के लिए। वो स्टेटमेंट क्या थी कि बेटा आप ये चीज याद रखो कि एक लाइब्रेरियन था, उसने एक खातून थी, बूढ़ी वुमेन थी, और वो उस बूढ़ी वुमेन के हाथ में क्या था? उस बूढ़ी वुमेन के हाथ में ग्रोसरी थी, यानी जो घर में इस्तेमाल की चीजें होती हैं वो उसके पास थी। तो उस लाइब्रेरियन ने क्या किया, उसकी वो ग्रोसरी अपने हाथ में लेकर और उसको घर तक छोड़ कर आया। उसने ये स्टेटमेंट बताई कि भाई ये स्टेटमेंट आप याद करो कि एक लाइब्रेरियन था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके हाथ में ग्रोसरीज का सामान था, वो उससे लिया और वो उसको घर तक छोड़कर आया। ये स्टेटमेंट थी जो कि उन बच्चों को याद करनी थी। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। When later they were helped to recall the sentence, और बाद में जब उन बच्चों को कहा गया कि आप जो है इस सेंटेंस को रिकॉल करें, द मोस्ट वैल्यूएबल क्लू वुड नॉट बुक्स। अब आप देखें लाइब्रेरियन का मकसद क्या होता है? बुक्स। लेकिन उस लाइब्रेरियन के मुतालिक इन लोगों के पास यानी बुक्स माइंड में नहीं है कि भाई ये बुक्स वाला बंदा है, यानी बुक्स वाली चीज नहीं है। बुक्स टू क्यू लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन का जो क्यू था बुक्स, वो बात उनके माइंड में नहीं आई। और बैग्स, यानी वो जो ग्रोसरी के बैग्स थे, वो चीज भी उनके माइंड में याद नहीं रही। टू क्यू द ग्रोसरी बट हेल्पफुल, यानी वो बंदा क्या था? वो हेल्पफुल था, वो बूढ़ी की मदद करने वाला था, वो बूढ़ी की मदद कर रहा था। तो वो जो हेल्पफुल का एलिमेंट था वो उनके माइंड में ज्यादा याद रह गया। The inferred trait that I suspect you to spontaneously attributed to the librarian, यानी इस एक स्टेटमेंट से ये हमें पता चलता है कि वो लाइब्रेरियन भी था और वो उसके हाथ में ग्रोसरीज भी थी, लेकिन उनको क्या कौन सी चीज याद रह गई? उनको जो चीज याद रह गई वो ये थी कि वो बंदा बड़ा हेल्पफुल था। तो उसके काम को देखते हुए, उसके बूढ़ी औरत की मदद करने के काम को देखते हुए स्टूडेंट्स ने जो उसके मुतालिक एक ट्रेट इन्फर किया वो था हेल्पफुल। ही वाज अ हेल्पफुल पर्सन। ये नहीं बताया कि वो ही वाज अ लाइब्रेरियन एंड ही हैड अ बुक्स, नहीं। ये नहीं बताया देयर वर द ग्रोसरीज इन हिज हैंड, नहीं। बल्कि ये बताया ही वाज अ हेल्पफुल पर्सन। हेल्पफुल पर्सन, तो हेल्पफुल क्या है? ये एक ट्रेट है, एक वो बंदा जो दूसरों की मदद करने वाला होता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस। बेटा थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस में हमने ये सीखा कि आप लोगों के आउटवर्ड बिहेवियर को देखकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में, यानी उनकी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद जो ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में नतीजा अखज़ करते हैं। अच्छा बेटा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, हेरोल्ड केली थ्योरी ऑफ अट्रीब्यूशन। बेटा एक दूसरी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं हेरोल्ड केली की थ्योरी ऑफ अट्रीब्यूशन। तो वो कहता है वो कहता है 3 फैक्टर्स। वो कहता है कि आप जो है किसी भी बंदे की बिहेवियर को आया उसकी पर्सनालिटी पे लेकर जाएंगे या उसकी सिचुएशन पे लेकर जाएंगे, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। यानी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप जो है उस बंदे की बिहेवियर को उसकी पर्सनालिटी पे लेकर जाएंगे, डिस्पोजिशन पे लेकर जाएंगे, या उसकी सिचुएशन को आप जो है वो अट्रीब्यूट करेंगे। वो 3 चीजें क्या हैं?
वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 डिस्टिंक्टिवनेस, नंबर 3 कंसेंसस। बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है तसलसल। कंसिस्टेंसी यानी तसलसल। एक बच्चा पहले सेमेस्टर से मेहनत करता आ रहा है, आज छठा सातवां सेमेस्टर है, फिर भी वो मेहनत करता आ रहा है, यानी कंसिस्टेंसी है, तसलसल है, तसलसल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बताया गया है नंबर 2, ट्राई क्रिएटिंग योर ओन एग्जाम्पल्स such as if Mary and many others criticize Steve, यानी क्लास में एक मैरी स्टूडेंट है जो एक स्टीव स्टूडेंट है उसको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन मैरी के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो स्टीव को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी सिर्फ मैरी नहीं बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स भी स्टीव को क्रिटिसाइज करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम मैरी में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम मैरी से आउटसाइड यानी स्टीव में है, क्योंकि दूसरे बच्चे भी उसको कर रहे हैं। Such as if Mary and many others criticize Steve, यानी with consensus, and if Mary is not critical of others, high distinctiveness, यानी मैरी जो है वो दूसरों पे तनकीद करती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक बंदे पर कर रही है, यानी प्रॉब्लम मैरी में नहीं है, प्रॉब्लम स्टीव में है। स्टीव क्यों? क्योंकि उस पर दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं तनकीद, और मेरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे तनकीद कर रही है। अगर उसकी आदत ही तनकीद करना होती तो वो दूसरों पे भी करती, लेकिन वो दूसरों पे नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ स्टीव पे तनकीद करती है। इसको कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, यानी डिस्टिंक्टिव यानी किसी दूसरे बच्चे पर वो नहीं तनकीद करती। देन वी मेक एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, इट्स समथिंग अबाउट स्टीव, यानी तब हम क्या करेंगे एक्सटर्नल, यानी हम मेरी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम जो एक्सटर्नल है सिचुएशनल है उस पर हम ब्लेम करेंगे, जो दूसरा बंदा है उस पर हम ब्लेम करेंगे। अच्छा बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं सिंपल बनाकर आपको बताता हूं, सिंपल बनाकर आपको बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है फेल हो गया है किसी एग्जाम में, वो बच्चा फेल हो गया है। अब उसके फेल होने को आसपास वाले उसकी पर्सनालिटी पे लेंगे कि भाई वो है ही इनकॉम्पिटेंट, या सिचुएशन पे चले जाएंगे नहीं भाई बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, उसका एग्जाम थोड़ा टफ था, पेपर थोड़ा टफ था, या सिचुएशन पे जाएंगे। अब इन दोनों में से फैसला करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है कंसेंसस। कंसेंसस यानी सिर्फ इस एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम था या सारी क्लास के साथ। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो यानी कि वो भी फेल हो गए तो इट मींस उस बच्चे का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम पेपर में था। लेकिन अगर वो फकत और फकत उस वो एक बच्चा फेल हुआ है, दूसरे सारे तो पास हो गए, इट मींस पेपर में प्रॉब्लम नहीं था, उस बच्चे में प्रॉब्लम था। आप उसकी डिस्पोजिशन या आप उसकी पर्सनालिटी पे चले जाएंगे। अच्छा दूसरा डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस यानी सिर्फ और सिर्फ इस एक पेपर में फेल हुआ है या 6 के 6 में हुआ है। अब एक बच्चा है जो 6 के 6 पेपर में फेल हुआ है, तो अब वो कहता है सर आपका पेपर तो डिफिकल्ट था। अब ये प्रॉब्लम पेपर में नहीं था, प्रॉब्लम उस बच्चे में था। लेकिन अगर दूसरे 5 में उसके हाई नंबर हैं 85 90, लेकिन एक पेपर में वो 25 में फेल, 25 मार्क्स लेकर फेल हो गया है, यानी वो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हम उस बंदे पर नहीं बल्कि सिचुएशन पे, यानी हम ये कहेंगे कि जो पेपर है उसमें कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि वो बच्चा दूसरे पेपर में तो पास आ गया है। तो बेटा ये थी कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। अच्छा उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा। अब बेटा आखिरी 5 मिनट बच गए हैं, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, और अब बाकी के जो 3 हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स उनको हम इंशाल्लाह
तीसरे सेशन में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे।